हेलो दोस्तों। तो अब हम ड्रामे में आगे देखते हैं कि शाओनिंग अगले दिन मैनेजर जाओ के लिए कॉफी बनाकर लेके आती है, जहां पर वो उसे पूछता है कि इस केस के लिए कोई तुम्हारे साथ था क्या। पर वो कहती है कि अगर ऐसा होता तो मैं अभी तक टेम्पररी एम्प्लॉय नहीं होती। वो सुनकर ओके बोल देता है। अब जो ये लोग बात कर रहे थे तभी वहां पर शिंग आकर उसे कहती है, उसके लिए कॉफी बनाने के लिए बोलती है। तब शाओनिंग कहती है कि ये मेरे अंदर काम करती है, तो काफी मत बनवाओ। फिर वो उसे बताती है कि उसका एक क्लाइंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, तो शाओनिंग को उससे मिलने जाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे थोड़ा सा काम था और वो बाद में जाएगी। अब शाओनिंग फ्लावर्स और फूड बास्केट लेकर वहां पर जाती है और कल कभी शिंग को बताती है कि उसे क्लाइंट को ज़्यादा चोट नहीं आई है और वहां पर दूसरे बैंक वाले लोग भी आ रहे होते हैं। ये सुनकर वो बोलती है कि वह भी आ रही है। अब शाओनिंग उसके कहने पर दूसरा बुके ऑर्डर कर रही थी, तभी यूएंग को हॉस्पिटल में देखकर सोचने लगती कि यहाँ पर किसे मिलने के लिए आया है। वो भी उसके पीछे पीछे जाती है और एक रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर एक लेडी थी, लेकिन वहां पर यूएंग नहीं होता। तो उस लेडी से माफी मांगकर जाने वाली होती है, लेकिन उसी वक्त पीछे से यूएंग आ जाता है और उसका नाम लेकर बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तब हमें पता चलता है कि असल में यूएंग की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट होती है और वो उन्हीं से मिलने के लिए आया होता है। शाओनिंग का नाम सुनते ही वो उसे बुलाने लग जाती है और बोलते हैं कि तुम हैंग की गर्लफ्रेंड हो ना, हम पहली बार मिल रहे हैं। हैंग ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। जो सुनकर वो पहले तो हैरान हो जाती है, लेकिन अब उसकी मॉम की कंडीशन को देखकर वो भी ऐसा एक्ट करने लग जाती है जैसे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड ही हो। वो प्रिटेंड करने लग जाती है। तब उसकी मॉम कहती है कि कितना अच्छा होगा अगर तुम दोनों शादी कर लोगे, और ये सब बोलते बोलते वो एकदम से अनकॉन्शियस हो जाती है। इस वजह से हैंग काफी घबरा जाता है और डॉक्टर नर्स वहां पर आ जाते हैं। तब बाहर आके वो उसे बताता है कि उसकी मॉम को लास्ट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है। तो वो पूछती है कि उसके मॉम को उसके बारे में कैसे पता चला। इस पर वो बता देता है कि हम कुछ दिन पहले मिले थे, तभी मैंने अपनी मॉम को बताया था। तो शायद उन्हें गलतफहमी हो गई होगी कि शाओनिंग मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो कहती है कि अब मुझे समझ आया कि वाई आर यू फोर्सिंग मी फॉर मैरिज। तभी वहां पर डॉक्टर आ जाता है और बोलता है कि उसकी मॉम सीरियस है और उसे प्रिपेयर रहना चाहिए। उसी वक्त शाओनिंग को भी कॉल आ जाती है, इसलिए उसे जाना पड़ता है। और हैंग वापस अपनी मॉम के पास आकर बैठ जाता है, जहां वो जैसे ही आंखें खोलती है तो बोलती है कि शाओनिंग पहली बार मुझसे मिलने के लिए आई थी और मेरी तबीयत खराब हो गई। वो क्या सोच रही होगी, ना ही मैं उसे कोई गिफ्ट दे पाई है। तब वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं सोचती, उसे वैसे भी काम आ गया था इसलिए वो चली गई है, और वो भी आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी। इस पर मॉम कहती है कि मैंने हमेशा तुम्हारे मुंह से उसके बारे में तारीफ ही सुनी और आज देख भी लिया। हैंग बोलता है कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम साथ में उसके लिए गिफ्ट पैक करने के लिए चलेंगे। जो सुनकर वो खुश होकर हाँ बोलती है। बाद में जब यूएंग हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है तो देखता है कि शाओनिंग अभी तक वहीं पर वेट कर रही होती है। दोनों मार्केट में जाते हैं और वहां पर स्ट्रीट फूड खाने लगते हैं। उसके बाद एक ग्राउंड में वॉक कर रहे होते हैं, जहां पर निंग बोलती है कि यहाँ पर आके मुझे काफी अच्छा लगता है। तो हैंग कहता है कि जब मैं कॉलेज में था तब जल्दी बड़ा होना चाहता था, क्योंकि कुछ चीजें हम तभी कर सकते हैं। शाओनिंग भी हाँ बोलती है और हैंग पूछता है कि आगे क्या सोचा है तुमने। वो कहती है कि मैं इस डिपार्टमेंट के अंदर तो आना नहीं चाहती थी, लेकिन अभी आ ही गई हूँ तो अच्छे से काम करूंगी। और शादी की बात करें तो मुझे सिर्फ एक अच्छा पार्टनर चाहिए। तो मैं तुम्हारे बारे में सोचा और तुम अच्छे हो, तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के बाद पता चल गया। बस मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि तुमने मुझे शादी के लिए क्यों चूज किया। तब यूएंग बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहकर मुझे रिलैक्स फील होता है। शाओनिंग कहती है कि हम क्लासमेट्स हैं, शायद इसलिए मुझे भी तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। वैसे भी शादी में प्यार ना भी हो तब भी हम साथ में आकर रहकर खुश रह सकते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, तो लाइफ अच्छी चल सकती है। लेकिन मुझे बस यही लगता है कि मेरे पास अभी स्टेबल जॉब नहीं है। ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा अनफेयर होगा, क्योंकि वो काफी अच्छी पोजीशन पर था। पर वो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता हूँ। हम हमें दूसरे की हेल्प करनी चाहिए आगे बढ़ने में, इसी को तो शादी कहते हैं। तब वो उसे खुश होकर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी हूँ। जो सुनकर वो भी खुश हो जाता है और दोनों वॉक करने लगते हैं। तब शाओनिंग हैंग को लेकर अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए लेकर जाती है और बताती है कि वो लोग कल ही उनकी शादी रजिस्टर करने के लिए जाने वाले हैं। ये सुनकर वो दोनों शौक रह जाते हैं। मोम बोलती है कि तुम दोनों के बीच में कोई प्यार भी नहीं है, पर क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते भी हो। तब शाओनिंग कहती है कि हाँ भी, मुझे यिंग से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी और अब बताया था कि टीचर वू का बेटा है। इसका अच्छा कैरेक्टर और क्लीन बैकग्राउंड देखकर वो दोनों स्माइल करने लग जाते हैं। तब शाओनिंग कहती है कि शायद आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन यंग और मैं, हम दोनों स्कूल में साथ में पढ़ते थे और इसे 10 साल से मुझे उस पर क्रश था, तो मैं भला ये अपॉर्चुनिटी कैसे जाने दे सकती थी। जो सुनकर हैंग शॉक हो जाता है और वो भी अब यहाँ उसके पेरेंट्स को इंश्योर करता है कि वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा, उन्हें चिंता नहीं करने के लिए बोलता है। तो पेरेंट्स कहते हैं कि अभी तुम दोनों शादी कर रहे हो तो हमें अंकल आंटी मत बोलो। जो सुनकर निंग कहने लग जाती है ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है, थोड़ा सा टाइम तो दीजिए आप।
लेकिन ये सब सुनकर वो उसी टाइम उन्हें मॉम डैड कहने लगता है, जो सुनकर शाओनिंग बहुत क्यूटली स्माइल करने लगती है और सभी मुस्कुराने लगते हैं। अगले दिन शाओनिंग ऑफिस में होती है और वहाँ पर जल्दी से काम खत्म करके जाने की परमिशन मांगती है और जल्दी से वहाँ जा रही थी। जैसे ऐसे देखकर मैनेजर जाओ सिंह से बोलते हैं कि इतनी जल्दी में क्या ये शादी करने के लिए जा रही है। इधर शाओनिंग फटाफट से एंग की कार में जाकर बैठ जाती है और दोनों अपना हाउस होल्ड रजिस्टर लेकर मैरिज ब्यूरो में चले जाते हैं। उन दोनों के साथ में कोई भी फोटो नहीं थी, इसलिए पहले अब उन्हें फोटो खिंचवाने के लिए जाना पड़ता है, जहाँ पर दोनों ऐसे फोटोज क्लिक करा रहे थे जैसे कि ना जबरदस्ती वहाँ पर पिक्चर क्लिक कराने के लिए बिठाया गया हो। उन्हें ऐसे देखकर फोटोग्राफर भी परेशान हो गया था और बोलता है कि यार तुम दोनों की शादी होने वाली है, ज़रा अच्छे से स्माइल करो, प्रिटेंड करो। अब कोशिश करने के बाद वो जैसे तैसे फोटो खिंचवा कर वापस आते हैं, तब तक मैरिज ब्यूरो बंद हो जाता है। इसलिए वो दोनों अगले वीक आने का डिसाइड करते हैं। जैसे ये लोग शाओनिंग के घर पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर मॉम ने तो अपने काफ़ी सारे रिलेटिव्स को बुला लिया था सेलिब्रेट करने के लिए। एंग के आते ही वो उसे इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये मेरा सन इन लॉ है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है और उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने के लिए बोलते हैं। लेकिन शाओनिंग झूठ बोल देती है कि वो उन्होंने कार में ही भूल गई है और वो बाद में दिखा देगी। दोनों अब शाओनिंग के रूम के अंदर जाते हैं, जहाँ पर शाओनिंग उससे बोलती है कि मैं अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स का मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए सर्टिफिकेट के बारे में झूठ बोल दिया। तो मैं इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तब हैंग बोलता है कि नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग नेक्स्ट वीक में तो मैरिज रजिस्टर कर ही लेंगे। और यहाँ सभी रिलेटिव्स के जाने के बाद हैंग अपने डैड के साथ बैठा हुआ होता था, जहाँ पर वो बड़े ही प्यार से मॉम और शाओनिंग को स्माइल करते हुए देख रहा था और बताते हैं कि कैसे शादी के बाद उसे शाओनिंग को खुश रखना है, उसकी हेल्प करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रोमांस। इधर नींग की मॉम भी उसे टिप्स दे रही होती है कि हैंग बहुत ही अच्छा लड़का है, उसके अंदर पैशंस है और तुम एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड चूज़ किया है। पर मॉम उसे यहाँ पर कुछ ज़्यादा तारीफ करने लग जाती है। तो शाओनिंग बोलती है कि आप तो ऐसे बोल रही है जैसे कि आप उसे पहले से ही जानती हो। तो मॉम उस पर स्माइल करने लग जाती है। शाओनिंग बाहर तक हैंग को छोड़ने के लिए आती है और उससे बोलती है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को तो लगता है कि हमारी शादी हो गई है, लेकिन मेरे लिए सब कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो रहा है। तो वो उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, फिलहाल के तुम अपने पेरेंट्स के घर पर रुक जाओ और जब तुम्हें ठीक लगे तुम मेरे साथ रहने के लिए आ सकती हो। यह बोलकर वो उसे जाने के लिए कहता है और जब तक वो अपने फ्लोर तक नहीं पहुंच जाती तब तक वो उसे देखता रहता है। अगले दिन ऑफिस में शिंग शाओनिंग को अपने ड्रॉर में लेकर आती है और कहती है कि इसमें से एक ड्रेस चूज कर लो, हमें क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है। तुम्हारा ये पहली बार है कि तुम काम के लिए किसी क्लाइंट से मिलने जा रही हो। और ये एक बैटलफील्ड की तरह होता है, जो उसे पहनने के लिए एक ड्रेस निकाल कर देती है। इधर हैंग अपने ऑफिस में होता है, जो कि उन दोनों की पिक्चर्स को अपने वॉलेट में रखकर देखकर मुस्कुरा रहा होता है और उसे मैसेज करके बोलता है कि क्या वो आज दोनों डिनर करने के लिए साथ में चल सकते हैं, लेकिन वो मना कर देती है कि वो बिजी है। अब जब शिंग और शाओनिंग लिफ्ट के अंदर होते हैं, तभी हैंग और डायरेक्टर लिफ्ट के अंदर आ रहे होते हैं। डायरेक्टर यंग शिंग से पूछता है कि क्या वो क्लाइंट के साथ डिनर के लिए जा रहे हैं, तो इस पर हाँ बोलती है और दोनों बात करने लग जाते हैं। इस पर शाओनिंग निंग को टेक्स्ट करके बोलती है क्या तुम इसीलिए मेरे साथ नहीं जा रही हो, तो वो हाँ बोलती है और कहती है कि माइग्रेट वर्कर को जो काम दिया जाता है वो करना पड़ता है। और जब वो पार्किंग लॉट में खड़ी होती है, तब हैंग वहां पर आके उसे अपने ब्लेजर से कवर करता है और बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मैं शिंग से कह देता हूँ। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, ये मेरा काम है, और वो कहाँ जा रही है बताती है। उसी वक्त शिंग कार लेकर वहां पर आ जाती है, तो वो उसको कोट देखकर उसे फटाफट से भाग चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट डिनर का सीन देखते हैं, जहाँ पर शाओनिंग जो ड्रिंक पी रही होती है उसके बारे में क्लाइंट को बताती है। कि देखकर वो बोलता है कि लड़की तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। पर्निंग याद करती है कैसे वो इस क्लाइंट के बारे में सारी रिसर्च करके आई थी, उसे वाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद है और कारमेशिंग को भी ये सब कुछ बता रही थी। तभी वो यहाँ पर किसी और क्लाइंट की बात करना शुरू कर देती है कि उन्होंने भी यहीं से लोन लिया था। यह सुनते ही वो इंसान थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। तभी शिंग उसे शांत होने के लिए कहती है और उस क्लाइंट से बोलती है कि ये ना न्यू कमर है, तो इसे पता नहीं है कि क्या कहना है और क्या नहीं। आप लोगों की रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता। पर शाओनिंग याद करती है कि शिंग ने उसे कार में ये सब पढ़ने के लिए बोला था। फिर शिंग अपोलोजाइज करने के लिए उस क्लाइंट के सामने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करती है और बाद में हम दोनों को साथ में वॉशरूम में देखते हैं। शाओ बताती है कि मैं इस क्लाइंट से बहुत बार मिल चुकी हूँ, लेकिन इसने अभी तक भी हमारी डील एक्सेप्ट नहीं की है। अभी मुझे पता चला कि इसका जो छोटा भाई है वो इससे आगे निकल रहा है और उसने कुछ लोन लिया हुआ है। सोचो कि यही हमारे लिए ब्रेक थ्रू बन सकता है, इसलिए उसे जानबूझकर उसकी बात सामने की। निंग उससे पूछती है कि क्या ये वाइन वगैरह पीना सब कुछ हमेशा होती है। तब वो कहती है कि इसके बारे में सबकी ज़रूरत नहीं है, तुम बस बस प्रिपेयर रहो।
पर तब शाओनिंग उससे कहती है कि आपको मेरे लिए ड्रिंक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ड्रिंक हैंडल कर सकती हूँ। वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है फिर मैं देखती हूँ। इधर हैंक डायरेक्टर याओ के साथ चाय पी रहा होता है, जो कि उसके टीचर भी होते हैं। वो बार-बार अपना फ़ोन चेक कर रहा था, तो उसे बोलते हैं क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इस पर वो हँसकर हाँ बोल देता है और बोलता है कि जब कभी टाइम होगा तो मैं आपको उसे ज़रूर मिलवाने के लिए लेकर आऊँगा। इस पर वो ओके बोलता है और थोड़ी देर बाद जब हम शाओनिंग को देखते हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है और शिंग को हग कर रही थी, वो बोलती है कि आप कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तभी शिंग टैक्सी सर्च कर रही होती है लेकिन उसी टाइम पर कोई टैक्सी अवेलेबल नहीं होती है। तभी वहाँ पर एंग अपनी कार लेकर आ जाता है, उन्हें देखकर रुकता है और कहता है कि मैं पास से ही गुजर रहा था, इसलिए मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अपनी कार में बैठने के लिए बोलता है। शाओनिंग तो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गई थी इसलिए वो पीछे सो जाती है और वो उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हारे बारे में जो भी रूमर्स है वो एकदम ट्रू है। इस पर शिंग बोलती है कि पता नहीं तुमने कौन से रूमर्स सुने हैं, लेकिन मैं अपने कलीग्स को एक्सप्लॉइट्स नहीं करती हूँ, ये उसने खुद ही ड्रिंक की है। हैंग अब शिंग को ड्रॉप करने के बाद शाओनिंग को उसके घर पर लेकर आता है, जहाँ गलती से उसके घर की चाबी उसकी कार में ही रह गई थी। अब दरवाजे पर नॉक करता है लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता, इसलिए वो उसके पेरेंट्स को कॉल लगाता है, जो बताते हैं कि वो उसके कज़न के घर में गए हुए हैं। इसलिए वो शानोन को अपने घर पर लेके चला जाता है। वैसे भी तुम्हारी शादी हो गई है, तो हम बाद में उसे उसका लगेज दे देंगे, तो तुम उसे अपने साथ अपने घर लेकर चले जाओ। अब जब वो एंग के घर पहुंचते हैं तो वहां पर शाओनिंग उसे नशे की हालत में वॉल की तरफ पुल कर देती है और उसे स्मेल करने लग जाती है, पर वो बेचारा उसे किसी तरीके से काउच पर लिटा देता है और ब्लैंकेट से उसे कवर कर देता है। पर निंग उसकी टाई पकड़कर उस अपनी तरफ खींचती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि तुम्हारी आंखें और नोब्स कितना प्यारा क्यूट है, अगर तुम्हारा चेहरा नहीं होता ना तो मैं इतनी जल्दी तुमसे शादी करने के लिए हाँ नहीं बोलती। इसकी ऐसी हरकतें देखकर वो बेचारा थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और बोलता है कि अगली बार तुमने मुझे ऐसे प्रोवोक किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इस तरह से वो फिर अपने रूम में चला जाता है। जैसे ही वो अपने रूम के अंदर जाता है तभी उसे किसी का मैसेज आता है कि तुम्हारी मॉम के लिए नई मेडिसिन आई है, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेंगी, लेकिन वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, इसलिए तुम्हें प्रिपेयर रहना होगा। अगली सुबह शावनिंग के रूम में जाता है, वहाँ देखता है कि वो अभी तक सो रही होती है और उसे अपने घर में देखकर बोलता है क्या ये सब सच है? पर वो फिर पानी का ग्लास उसके साइड में रखकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब शावनिंग की आंखें खुलती है तो देखती है कि उसके कपड़े बदले हुए थे और रूम के साइड में उसका लगेज रखा हुआ था। वो सोचने लगती है कि मैं कहाँ पर हूँ। अब वो जैसे ही नीचे आती है तो टेबल पर ब्रेकफास्ट के साथ एक नोट रखा हुआ होता है जिसमें लिखा था कि तुमने अपने कपड़े रात के अंदर खुद चेंज किए हैं। साथ ही ये भी बोलता है कि ये मेरा घर है लेकिन अब से ये हमारा घर हो गया है, जिसे पढ़कर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि गाइड के साथ काम करने के पर्सन को वहाँ से निकाल दिया गया था, जो चीज़ शाओनिंग जानते हुए देखती है। तभी एम्प्लॉय से बताते हैं कि क्या हुआ। निंग जब अपने ऑफिस के कॉरिडोर में जाती है तभी वहाँ पर नान से मिल जाती है, जो कि उसके पहले की कलीग थी, जहाँ पर दोनों इतने टाइम बाद मिलने पर एक दूसरे को हक करते हैं और खुश होते हैं। ये अब साथ में लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे इन्हें इनहैंग भी मिल जाता है और लोग एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। लेकिन जब मेल लेने के बाद पेमेंट की बारी आती है तो हैंग को याद आता है कि वो तो अपना मेल कार्ड ही भूल गया है, तो शाओनिंग उसकी जगह पर पे कर देती है। और जब हैंग खाना खा रहा था तभी शाओनिंग की फ्रेंड भी उनके साथ ही टेबल पर आकर बैठ जाती है। हैंग का फ्रेंड यहाँ पर नोटिस करता है कि उसकी नेक पर एक स्क्रैच है और पूछता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने किया है। इसी पर वो कहता है कि नहीं, ये घर की बिल्ली ने किया है, जो सुनकर शाओनिंग स्माइल करने लगती है। यहाँ से अब हम देखते हैं कि हैंक पहले ही शाओनिंग के पेरेंट्स से मिला था और उन्हें अपने सारे सर्टिफिकेट्स दिखाए थे। उन्हें बताया था कि वो दोनों एक दूसरे के क्लासमेट्स थे और एक अम्ब्रेला निकाल कर दिखाता है कि ये उसने मुझे गिफ्ट किया था। शाओनिंग की मॉम उसे देखकर कहती है कि तुम अभी तक उसे भूले नहीं हो, और क्या तुमने इस बारे में शाओनिंग को बताया भी है कि क्या तुम उसे पसंद करते हो? पर वो कहता है कि वो अभी सोच रहा है, लेकिन मैं उसे सिर्फ शादी की बात की है और कुछ भी नहीं बताया। तो उसकी मॉम कहती है कि ये डिसीजन शाओनिंग लेगी और उसने एक्सेप्ट कर लिया तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और उसकी डॉक्यूमेंट्स देकर बोलती है कि हम उसे फोर्स नहीं करेंगे। यानी कि यंग तो शाओनिंग को काफ़ी पहले से ही पसंद करता था, उसके कॉलेज टाइम से। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही ऑफिस के बाद शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, अपने बेसिक सामान लेने के लिए, जिसे देखकर शाओनिंग बोलती है कि ये ह्यूंग की प्रोफेशनल साइड के अलावा एक ह्यूमन साइड भी है। घर जाकर लोग शाओनिंग का सारा सामान एडजस्ट करने में लगे होते हैं और उसके हिसाब से डेकोरेशन चेंज करने में लगे हुए होते हैं। ये सब चीज़ कर ही रही होते हैं कि जब वो दोनों साथ में कंपनी में जाते हैं तो शाओनिंग उसे ऑफिस से पहले ही कार रोकने के लिए बोलती है और कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं अभी लोगों को हमारे रिलेशन के बारे में नहीं बताना चाहती। जब वो यांग उससे रीज़न पूछता है तो वो कहती है कि हम लोग इतनी जल्दी एक साथ आए हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। साथ ही बोलती है कि उसे एक अच्छा दिन मिला है जिसमें वो दोनों सर्टिफिकेट लेने के लिए जा सकते हैं।
तो वो कहता है कि ठीक है, सर्टिफिकेट लेने के लिए हम चलेंगे। और अब दोनों अलग अलग ऑफिस में पहुंचते हैं। शाओनिंग सभी को गुड मॉर्निंग बोलती है, लेकिन वो लोग उसे शांत होने के लिए कहते हैं। सभी वहां पर एंट्रेंस पर होते हैं और ऐसा माहौल देखकर उनसे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो लोग बताते हैं कि वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के लिए कौन है, क्योंकि शाह और सिंह दोनों को ही कंसिडर नहीं किया गया है। और वो दोनों ही सामने खड़े होते, वो सोच रही थी कि आखिर इन दोनों से ज्यादा कैपेबल कौन हो सकता है। तब एक कलीग बोलती है कि कहीं ये सिंह तो नहीं है सेकेंडरी डिपार्टमेंट से। तब ये सिंह भी वहां पर आ जाता है और सभी को फ्रूट्स देने लगता है, जो देखकर वो दोनों देखकर बोलने लगते हैं कि आज वो इतना खुश होकर यहाँ पर क्यों आया है। तब जाओ बोलता है कि तुम्हारे पास तो पहले से ही दो डिपार्टमेंट है ना, तो यहाँ की सीट तो नहीं लेने के लिए आए हो। अब वो फ्रूट्स खाते हुए उन्हें बोलता है कि तुम लोग यहाँ सच में कितना ज्यादा काम करते हो, एक बार भी नहीं आ रहे, लेकिन तुम अपने कलीग्स के बारे में तो सोचो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों डिपार्टमेंट मर्ज कर दे। लेकिन तभी वहां पर प्रेसिडेंट आते हैं, जो कि यूएन के टीचर थे। वो यूशिंग से बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम कितने ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, लेकिन अब हमें यंगस्टर्स को भी चांस देना चाहिए। तो येशिंग बोलता है कि भला मेरे से कैपेबल और कौन हो सकता है। तभी प्रेसिडेंट वहां पर यूएन को बुलाते हैं, जिसे देखकर शाओनिंग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। और वो किस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करती है, और शिंग उसे देखकर स्माइल कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी कलिंग जाओ के पास आकर कंप्लेन कर रहे होते हैं कि कैसे ये नया लड़का आकर ये सीट ले रहा है, ये पोस्ट तो तुम डिजर्व करते हो ना, हम भला इसे हेड कैसे मान ले, हमें कुछ करना चाहिए। तो सब कहता है कि तुमने देखा नहीं क्या, कैसे प्रेसिडेंट उसे बैकअप कर रहे हैं। वैसे वो हैंडसम तो बहुत ज्यादा है, इसके कलीग्स भी ओके करते हैं। तभी शाओनिंग से इसके बारे में पूछता है तो वो शौक हो जाती है। लेकिन शिंग उसे सब की तरह गॉसिप करने की बजाय चिल्लाते हुए कहती है कि अपने काम पर फोकस करो। सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं। शाओनिंग हैंक को मैसेज करती है, मुझे तुमसे बात करनी है, इसलिए उसे मिलने के लिए बुलाती है। और जब वो उसे दिखता है तो रिप्लाई देने ही वाला होता है। उसी वक्त याओ का कॉल आ जाता है। वो बोलता है कि उन्हें किसी सुपरविजन के लिए जाना है, बस तुम्हें ही मिसिंग हो। तो हैंक कहता है कि हाँ ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। तो निंग उसका वेट कर रही होती। तभी उसका मैसेज आता है कि मैं अभी बिजी, मैं अभी नहीं मिल सकता। तो शाओनिंग बोलती है अभी तो तुम हेड बने भी नहीं हो और बिजी हो गए। फिर काम पर लग जाती है। फिर जब वो शिंग और अपने कलीग्स के साथ लंच करती है तो किसी और डिपार्टमेंट की लड़कियों की बातें सुनती है, जो कि उनके साइड में ही होती है। वो यूएन की बातें कर रहे होते हैं कि वो डिपार्टमेंट कितना खुशकिस्मत वाला है, कि डिपार्टमेंट कितना लकी है ना कि उन्हें काम करते हुए इतना हैंडसम चेहरा देखने को मिलेगा। दूसरी लड़की बोलती है कि लगता है कि वो अभी तक सिंगल है, अब उनका खाना हो गया था इसलिए वो उठकर चली जाती है। जिन्हें देखकर शिन बोलती है कि ऐसे कभी प्यार में मत पड़ना, लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा अपने काम पर फोकस करके इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि किसी लड़के के पीछे भागना चाहिए। और वो भी ऑफिस रोमांस में। तुम लोगों को ना कोई एग्जाम्पल्स याद रखना चाहिए कि लास्ट में उसे ऑफिस रोमांस की वजह से जॉब छोड़ना पड़ गया था। जो सुनकर बेचारी शाओनिंग इस बात के बारे में सोचने लग जाती है। अब जब यूएन का काम खत्म होता है तो शाओनिंग को मैसेज करता है कि हम साथ में घर वापस चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगा और तुम्हें जो भी बात करनी थी हम रास्ते में कर लेंगे। पर वो बोलती है कि वो अपने पेरेंट्स के घर पर जा रही है। अब इसके बाद शाओनिंग अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट में जाती है और कुछ वेजिटेबल वगैरह खरीदती है। उसकी मॉम उसे बता रही होती है कि सब्जियां किस तरह से खरीदती है। तभी उसके डैड उन्हें टीज करते हैं और कहते हैं कि यूएन को तो ऑलरेडी खाना बनाना आता है ना, तो निंग को सिखाने की क्या जरूरत है, तो वो उसके लिए बनाएगा ना। इस पर मॉम कहती है कि अभी उसकी शादी हो गई है तो उसे भी खाना बनाना आना चाहिए, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तभी शाओनिंग उनसे पूछती है कि आपको कैसे पता कि यूएन को खाना बनाना आता है। इस पर डैड कहते हैं कि आजकल मोस्टली लड़कों को खाना बनाना आता है, इसलिए मुझे भी पता है। इस पर मोम हाँ बोलती है। अब जैसे ही ये लोग घर के अंदर आते हैं तो इन्हें खाने की स्मेल आने लगती है और यूएन इनके किचन से बाहर निकलता है, जो कि टेबल पर खाना लगा रहा होता है। वो इन लोगों को बैठने के लिए कहता है। शाओनिंग उसे देखकर एकदम शौक हो जाती है और उससे बात करने के लिए किचन में जाती है। जिन्हें इसे देखकर वो कहते हैं कि पक्का इन लोगों के बीच में कुछ तो हुआ है। तभी डैड कहते हैं कि हो सकता है थोड़ा सा झगड़ा हुआ होगा, उन्हें खुद से हैंडल करने दो। इधर शाओनिंग यूएंग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि तुमने ही कहा था ना कि तुम अपने पेरेंट्स के पास जा रही हो, तो मैं यहाँ पर आ गया। शाओनिंग बोलती है कि तुम मेरे पेरेंट्स है ना। तो यूएंग बोलता है कि अभी ये मेरे पेरेंट्स भी हुए ना। और पूछता है कि तुम्हें क्या बात करनी थी, पर वो कहती है कि अभी पेरेंट्स से हम बाद में बात करेंगे। अब जब ये लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तभी यूएंग उसे खाने के लिए खुद सर्व करता है, लेकिन वो बोलती है कि वो फिश नहीं खाती क्योंकि इसके अंदर कांटे होते हैं। हैंग अब उसे मैसेज करके पूछता है आखिर क्या बात है, पर वो उसे डिनर टेबल पर खाना खाने के लिए पुश करती है। और जिन्हें ऐसे देखकर मोम बोलती है कि बहुत हो गया, अभी बताओ कि क्या बात है। अभी हैंग उन्हें बताने वाला होता है कि उसे एक दूसरे शॉप का ऑफर आया है, उसके लिए कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे।
पर शाओनिंग इस बात को रोकने के लिए अपने डैड से बोलने लग जाती है कि वो जो पड़ोस वाले अंकल है ना आपको बुला रहे थे, उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा। डैड समझ जाते हैं कि वो लोग अकेले में बात करना चाहते हैं, इसलिए वो मोम को भी साथ में जबरदस्ती लेकर वहां से चले जाते हैं। पर दरवाजे के बाहर दोनों कान लगाकर सुन रहे थे कि आखिर क्या बात है। इधर शाओनिंग बोलती है कि तुम अभी क्या बताने के लिए जा रहे थे, तो वो कहता है कि उन्हें सच बता रहा था। तो बोलती है कि उन्हें ये बता रहे थे कि तुम हमारे बॉस बनने वाले हो और तुम्हारा ऑफिस रोमांस के बारे में क्या ख्याल है। पर मैं नहीं चाहती कि मैं हर टाइम डर में रहूं, कहीं हमारे रिलेशनशिप के बारे में लोगों को पता चल गया तो उन वो क्या सोचेंगे, क्योंकि तुम्हें तो प्रेसिडेंट बनने से मतलब है। पर मेरी तो जॉब भी अभी परमानेंट नहीं है, अगर इस सब की वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ जाएगी तो हम इस रिलेशनशिप को यहीं पर खत्म कर देते हैं। यंग बोलता है कि तुम्हें इन सब की चिंता हो रही है, तुम्हें क्या लगता है कि हमारा रिलेशनशिप नहीं टिकेगा, तुम अभी इसे तोड़ना चाहती हो, आखिर तुमने इसे समझ के रखा है। तब शाओनिंग बोलती है कि हम लोग अटैच नहीं हुए हैं ना अभी एक दूसरे से, तो आराम से इसे तोड़ सकते हैं। पर युएंग उसकी बात नहीं मानता। जिस बीच बातों ही बातों में अचानक से फिश खा लेती है और उसके गले में एक बोन अटक जाती है, जिससे वो काफी डर जाती है। ये देखकर पेरेंट्स भी अंदर आ जाते हैं, पर युएंग उन लोगों को डिनर करने के लिए बोलकर शानी को हॉस्पिटल में लेकर जाता है और उसकी बोन निकलवाने के लिए। अब रूम के अंदर पेशेंट एक काफी जोर से चिल्ला रही होती है, जिस वजह से शाओनिंग को काफी डर लग रहा था, जिसे ऐसे देखकर बेचारा यूएंग भी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसका बोन निकल जाता है तो उसे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था, और उसे ऐसे केयर करता हुआ देखकर नर्स शाओनिंग से बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड लगता है तुम्हारी कुछ ज्यादा ही केयर करता है। जिस बात पर दोनों सर हिलाते हैं। अब ये दोनों कार में बैठकर जा ही रहे होते हैं तो यूएंग उसे बताता है कि उसे प्रेसिडेंट की ये पोस्ट कुछ रीजन की वजह से दी है, और याद करता है कि जब प्रेसिडेंट ने उसे कहा था कि इस डिपार्टमेंट में जो सिंह है और जाओ है वो दोनों ही हर टाइम फाइट में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से वो उनमें से किसी एक को ये पोस्ट नहीं दे सकते। और ये सिंह कब से दो डिपार्टमेंट को मर्ज करना चाहते हैं, जो कि नहीं हो सकता। यूएंग पूछता है कि क्यों नहीं हो सकता, तो बताते हैं कि इससे उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी, इसलिए तुम्हें बस एक साल वहां पर रहकर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके बाद तुम अपने डिपार्टमेंट में वापस आ जाना। तो बोलता है कि मैं इसके बारे में सोच कर बताऊंगा। यूएंग अब शाओनिंग से बोलता है कि मैं इस काम को दो रीजन की वजह से एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। पहला कि मैं अब्रॉड पढ़ना इसी रीजन की वजह से नहीं जा पाया, क्योंकि प्रेसिडेंट ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था तो मैं अब्रॉड पढ़ पाया हूँ, और मेरे लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई अप्लाई किया था, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। शाओनिंग अब उसे दूसरा रीज़न पूछती है तो वो हेजिटेट होकर बताता है कि मेरी मॉम के लिए मुझे और पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी कंडीशन की वजह से कुछ नई एक्सपेंसिव मेडिसिन उन्हें देने होंगे, जिस चीज़ के लिए उन्हें पैसे चाहिए, और अगर मैंने वहाँ पर सिचुएशन अच्छे से हैंडल करी तो इसका प्रॉफिट मुझे मिलेगा। जो सुनकर बोलती है कि वैसे तो ये दोनों ही रीज़न वैलिड है, पर मैं अब टाइम लेकर इस बारे में सोचूंगी। और उसे भी कहती है कि तुम भी इस रिलेशनशिप के बारे में सोचो। तभी यूइंग ओके बोलता है और ज्यादा टाइम तक सोचने से मना करता है। रात के वक्त अब जब वो दोनों स्टडी रूम में होते हैं तो प्रेसिडेंट से बात कर रहा होता है कि वो अपने कंप्लेंट्स डिपार्टमेंट में अच्छा है, वो कहीं और ट्रांसफर नहीं चाहता, और अपनी मॉम की मेडिसिन के पैसों के लिए मैं कुछ और अरेंज कर लूंगा। जो शिन शाओनिंग सुन लेती है और अपने रूम में जाकर इस बारे में सोचती है कि उसके रीजन सारे वैलिड है, वो सिर्फ मेरी वजह से एक अच्छा मौका गंवा दे, ये तो सही बात नहीं है। अगले दिन वो उसे जाकर बताती है कि तुम्हें मेरी वजह से इस ऑफर को छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं 27 साल की हो गई हूँ लेकिन अभी भी एक रेगुलर एम्प्लॉय नहीं बन पाई हूँ, जिसकी वजह से मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। लेकिन रात भर इस सब के बारे में सोचने के बाद मैंने प्लान किया है कि हम एग्रीमेंट करते हैं 1 साल का। इसमें हम दोनों अपने लिए एक गोल सेट करेंगे, और अगर किसी को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो जो गोल पूरा नहीं कर पाया वो वहां से चला जाएगा। यूएंग बोलता है कि हमारी जो मैरिज है वो हम इस कंडीशन के बाद ही ऑफिशियली करेंगे। तो इस चीज पर दोनों अग्री करते हैं और एग्रीमेंट पेपर दोनों अपने गोल्स लिखते हैं। निक बोलती है कि वो एक रेगुलर एम्प्लॉय बनकर दिखाएगी और 10 मिलियन का डिपॉजिट लेकर आएगी। यूएंग बोलता है कि वो डिपार्टमेंट का रेवेन्यू डबल करेगा, और निंग बोलती है क्या ये पॉसिबल है। तो यूएंग कहता है कि हाँ मैं हूं ना। तो शाओनिंग बोलती है कि ठीक है, मैं फेयर रहने के लिए मैं भी 50 मिलियन डिपॉजिट कराऊंगी। और दोनों इस तरह से अपना एग्रीमेंट बनाकर उस पर साइन कर देते हैं।